अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल मेथड की डिफ़ाइन। तो इसकी डिफ़ाइन ये है कि दोज मेथड विच सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि ऐसे मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। आगे हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के बहुत से स्टेप्स होते हैं। इसका पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम चीज़ों को जांचते और परखते हैं। तो इसकी डिफाइन ये है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग एंड जजिंग समथिंग। तो ऐसा एक्शन और प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को जांचते और परखते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और हम चीज़ों को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जब हम चीज़ों को जांचते और परखते हैं, तो ऐसे एक्शन और प्रोसेस को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आगे ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। विजन यानी कि देखने से भी हम चीज़ों को परखते हैं। हेयरिंग सुनने से भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। स्मेल सूंघने से भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। टेस्ट चखने से, एंड टच छूने से भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये 5 सेंसेस हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस के दौरान हमें चीज़ों को जांचने और परखने में हेल्प करती हैं। आगे है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। इनका पहला पॉइंट ये है कि इट हैज़ मोर एक्यूरेसी। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त होती हैं क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेजरेबल, और इनको हम मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है इट रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर्स में लिख सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल ये है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री। जिस तरह हमारे पास पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। आगे हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी को जज करते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और आपको पता है कि हम क्वालिटी को ना ही मेजर कर सकते हैं और ना ही हम किसी चीज़ की क्वालिटी को नंबर में लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट हैज़ लेस एक्यूरेसी, और ये ऑब्जर्वेशंस कम दुरुस्त होती हैं क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट मेजरेबल, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स इन टर्म ऑफ वर्ड्स, और इन ऑब्जर्वेशंस को हम हमेशा वर्ड्स में ही लिखते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल ये है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस तरह हमारे पास पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत ठंडा होता है। तो ये हमारे पास पानी की एक क्वालिटी है जिसको हम हमेशा वर्ड्स में ही लिखते हैं। दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। तो इसकी डिफाइन ये है कि द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है आरजी, यानी कि ऑब्जर्वेशन की आरजी एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है वेंट हाइपोथेसिस। आगे हमारे पास है फॉर्मेशन की हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो इसमें ये है कि देयर आर 2 वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो 2 तरीके होते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की डिफाइन ये है कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। तो डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ एंड देन इज यूज्ड, और डिडक्टिव रीजनिंग में इफ़ और देन यूज्ड होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये है कि इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जैसा कि हम मानते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं। देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स, तब हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो स्पैरो है वो एक परिंदा है, तो उसके भी विंग्स होंगे। आगे हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसकी डिफाइन ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और ये इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ एंड देन इज आल्सो यूज्ड, और इसमें भी इफ़ और देन दोनों ही इस्तेमाल होते हैं।
इसकी एग्जाम्पल ये है कि इफ़ वी नो डैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड बर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पैरो एक परिंदा होता है और उसके पर होते हैं। वी नो ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, और हमें ये भी पता है कि ईगल, पैरट, हॉक, क्रो ये तमाम परिंदे होते हैं। देन वी कंक्लूड डैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो तब हम ये नतीजा निकालते हैं कि तमाम परिंदों के जो पर हैं वो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में ये 2 पॉइंट्स और इनकी एग्जाम्पल याद रखनी है। आगे है अदर वेज टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हम दूसरे तरीकों से भी हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। पहला स्टेप है इमेजिनेशन, यानी कि कोई बंदा किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करके भी हाइपोथेसिस को बना सकता है। दूसरा है एस्थेटिक प्रीफरेंस, यानी कि खूबसूरती। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ खूबसूरत लगे तो वो इस चीज़ की खूबसूरती की बुनियाद पर भी हाइपोथेसिस को बना सकता है। तीसरा स्टेप है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, यानी कि हम मजहबी और फिलोसफी की किताबों से आइडियाज़ लेकर भी हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। एनालॉजी का मतलब होता है ऐसे थिंग्स जिनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो लेकिन उनका फंक्शन एक जैसा हो, उनको हम एनालॉजी कहते हैं। तो ऐसी थिंग्स के दरमियान में हम मुवाजना करके भी हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास पांचवा स्टेप है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, यानी कि अगर हम एक चीज़ की डिस्कवरी करना चाहते हैं लेकिन हम उस चीज़ की डिस्कवरी करते करते दूसरी चीज़ की डिस्कवरी कर लें तो इस बेसिस पर भी हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। आगे हमारे पास है थ्योरी, कि थ्योरी किस तरह बनती है। तो स्टूडेंट जब एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए और वो हाइपोथेसिस कभी भी गलत साबित ना हो तो फिर वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। तो इसमें हमारे पास थ्योरी की डिफाइन ये है कि एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड, और ये हाइपोथेसिस कभी भी गलत साबित ना हो, इज कंसिडर्ड वेल सपोर्टेड एंड इज जनरली एक्सेप्टेड। तो फिर इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर लिया जाता है और फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। So there is soon a series of hypotheses supported by the results of many tests is then called a theory। तो फिर बहुत से टेस्ट के रिजल्ट्स में जो हाइपोथेसिस की सीरीज होती है उसको सपोर्ट कर लिया जाता है, जिसके नतीजे में वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। आगे है फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी, के गुड थ्योरी के फीचर्स क्या होते हैं। तो इसका पहला फीचर ये है कि गुड थ्योरी इज प्रोडक्टिव, यानी कि जो गुड थ्योरी होती है वो एक हाइपोथेसिस के अलावा दूसरे हाइपोथेसिस भी बना सकती है। दूसरा फीचर ये है कि इट हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, और ये जो गुड थ्योरी होती है इसके पास एक्सप्लेन करने की पावर होती है। आगे है गुड थ्योरी की एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल है सेल थ्योरी जो कि गुड थ्योरी होती है। आगे हमारे पास है साइंटिफिक लॉ, कि ये किस तरह बनता है। जब बहुत से साइंटिस्ट थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेकर उस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो थ्योरी गलत साबित ना हो तब वो साइंटिफिक लॉ बनती है। तो इसमें ये है कि मैनी साइंटिस्ट टेक इज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, कि बहुत से साइंटिस्ट थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि वो इस थ्योरी को गलत साबित करेंगे। इफ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। स्केप्टिकल अप्रोच का मतलब होता है शक वाला टेस्ट, लेकिन अगर फिर भी वो थ्योरी शक वाले टेस्ट में से गुजर जाए और बहुत से एक्सपेरिमेंट के जो एविडेंस हैं वो इस थ्योरी को सपोर्ट करें, तब वो थ्योरी साइंटिफिक लॉ बन जाती है। आगे ये है आ साइंटिफिक लॉ इज़ आ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो साइंटिफिक लॉ नेचर का एक ऐसा फैक्ट होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि हमेशा यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट रहता है। इसकी एग्जांपल है हार्डी, वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ, जो कि साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड। ये आपको पूरा तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है, तो इसमें से आपको पार्ट्स आते हैं। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने बिल्कुल एज इट ही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।